नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बुलेटिन। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के दौरे पर तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। गोरखपुर से आए गोरक्षपीठ के पुरोहितों ने गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और साथ ही साथ अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शारदीय नवरात्र मेले की तैयारी को लेकर बैठक भी की। सीएम ने बलरामपुर के विकास कार्य और कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखे। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीएम ने देवीपाटन मंदिर में नवरात्रि में लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं को भी परखा। बता दें कि यहां पर करीब 2 वर्ष बाद लगने वाला मेला भव्य स्तर का होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा है। भूपेंद्र चौधरी दोपहर करीब 1:30 बजे रोहिनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके बाद वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन में जुट गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और साथ ही पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधा है, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधे रखने की कोशिश की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। और आज मैंने भोले बाबा के दर्शन करके यही उनसे आशीर्वाद मांगा है कि भगवान मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसे ईमानदारी से, निष्ठा से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। जी हां, थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे रक्षा मंत्री। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो शाम 6 बजे पहुंचेंगे सिगरा के कन्वेंशन सेंटर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अभी क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उसके बाद वो सर्किट हाउस आएंगे। वहां से जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तावित 6 बजे का कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां मेरी काशी पुस्तक का विमोचन करेंगे। उनके साथ दत्तात्रेय संघ के प्रचारक हैं, दत्तात्रेय जी भी रहेंगे, केरल के राज्यपाल भी रहेंगे और कहीं न कहीं संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं वाराणसी, वो भी शिरकत कर सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी शिरकत कर सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी। तो कहीं न कहीं ये जो दौरा है, काशी का जो मंथन है, उसके बाद विमोचन के बाद राजनाथ सिंह का प्रस्तावित कार्यक्रम है। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वहां मंत्र देंगे। जो निकाय चुनाव है 2024 चुनाव, जिसको लेके कल 2 दिवसीय पर आए हुए प्रदेश अध्यक्ष लगातार मंथन कर रहे थे। बाबा विश्वनाथ का मत्था टेक कर यहाँ से शंखनाद उन्होंने कहीं न कहीं इशारों में कह दिया कि निकाय चुनाव से ही हम आगे की रणनीति को तैयार कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके की रूपरेखा है पूरी तरह से उसको तैयार की जा रही है और किसी प्रकार की कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है पार्टी। तो जो आगाज कल से और आज तक का है, जो पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा है काशी में, कहीं न कहीं काफी अहम माना जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र अगर बात की जाए अंजलि 2014 से
2017, 2017 से 2019 और 2019 से 2022 जिस तरीके से बीजेपी ने मंथन किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की रणनीति तैयार की और उसके बाद कहीं न कहीं बड़ी विजय हासिल हुई है बीजेपी को, तो ये काफी अहम माना जाता है। और बीजेपी कहीं न कहीं अपनी रणनीति जो तैयार करती है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे करती है, क्योंकि 2022 में जो उन्होंने एक संदेश दिया था, राशन, प्रशासन और शासन, जो तीनों महत्वपूर्ण चीज रही, उसको लेके बीजेपी को विजय हासिल हुई। 2017 में वही सेम रहा। 2019 में जिस तरीके से डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल के विजन की बात की जा रही थी वो रहा। तो कहीं न कहीं पूरी रूपरेखा की अगर बात की जाए अंजलि, तो बड़े व्यापक तरीके से बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। और निकाय चुनाव नजदीक आना, तो उससे जो आने वाला समय है, आने वाली रूपरेखा है, उससे ये तैयार होगा कि इनकी जो ग्राउंड की तैयारियां हैं वो क्या हैं। उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी क्या लड़ाई 2024 की किस लेवल पे लड़ सकती है, अन्य पार्टियों का कितना दबाव बीजेपी पे होगा, अन्य पार्टियों पे बीजेपी कितना प्रभावी होगी इस 2024 में। तो कई चीजें ऐसी हैं अंजलि जिसको लेके बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है अंजलि। और ये संकेत है धर्मेंद्र की 2024 की तैयारी यहां पर जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन 2024 में जो मुख्य बिंदु होगा राजनीति का वो भी वाराणसी ही होने जा रहा है। बिल्कुल अंजलि, जब वाराणसी में 6 करोड़ का जो पूर्वांचल का एक रोहनिया में कार्यालय बनाया गया, मल्टी स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाता है, वो कार्यालय तैयार बीजेपी ने किया। तो इससे तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया उस समय की जो बीजेपी की रूपरेखा होगी वाराणसी की, और यही नहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति तय की जाएगी वो काशी ही माना जाएगा केंद्र। काशी के ही केंद्र से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का संचालन होगा, यहां से पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और क्या आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी शंखनाद करेगी, क्या रूपरेखा होगी। अब प्रधानमंत्री का भी दौरा संभावित आने वाले समय में हो सकता है उनके संसदीय क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कोर कसर किसी प्रकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की, मंत्रियों की, अभी मुख्यमंत्री आए थे, बाढ़ राहत शिविर का खुद उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया। तो जिस तरीके से मंथन बीजेपी कर रही है वो बड़ा व्यापक है और भव्य है अंजलि। और बिल्कुल संकेत है यहाँ पर धर्मेंद्र की बहुत जल्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ने कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले माता विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल पहुंचकर उनके दर्शन किए और इस दौरान डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त रही। केशव मौर्य ने दरअसल वैदिक मंत्रों के बीच माता रानी को नमन किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के जरिए सरकार रोजगार सृजन पर बल दे रही है। कॉरिडोर का निर्माण कार्य बढ़ने के साथ ही भीड़ भी बढ़ रही है। उधर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम के हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान का एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में डिप्टी सीएम एक मरीज के कान में कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए सपा ने लिखा है कि ब्रजेश पाठक जी आप कान में क्या कह रहे हैं, अपनी असफलताओं को सबको बताइए और पहले आप सार्वजनिक का शर्मिंदा हुआ करते थे। सपा ने ट्वीट में आगे लिखा कि आपके मंत्रित्वकाल में दरअसल जिस तरह के बुरे हालात हैं उसमें कायदे से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
उधर नोएडा के ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। श्रीकांत त्यागी केस में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले भी बीते सप्ताह उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई थी, तब उन्हें कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद भी आरोपी श्रीकांत त्यागी को रिहा नहीं किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 नए और 6 पुराने केस कोर्ट को जानकारी दी है। उधर उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बावजूद इसके भूमाफिया में डर नहीं दिखाई दे रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे ही अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा जारी है। सीतापुर रोड पर एलडीए के ही जमीन पर खड़ा हो गया है 5 मंजिला इमारत, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अग्रसेन नामक अपार्टमेंट 5 मंजिला है, जिसमें 90 फ्लैट्स बने जो बिक भी चुके हैं। चौंका देने वाली बात तो यह है कि बगैर एनओसी का ये इमारत बनाकर खड़ा है और लखनऊ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है, कार्यवाही लगातार चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में लगातार अवैध अतिक्रमण देखने को मिल रहे हैं। लगातार भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि लखनऊ से सटे सीतापुर में के रोड पे अग्रसेन डिपार्टमेंट यानी अग्रसेन अपार्टमेंट, वहां पे उसका निर्माण किया गया। वो भी जिस जमीन पर उसका निर्माण किया गया उस जमीन का एनओसी ही नहीं लिया गया था। जब हमने एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से बातचीत करने की कोशिश की तो इंद्रमणि त्रिपाठी भी इस पे बातचीत करने से कहीं ना कहीं कतराते नजर आए। फिलहाल जो यहाँ का फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, यहाँ पे 90 फ्लैट्स बना के तैयार हैं, जो कि उसकी लागत है वो 100 करोड़ की जमीन की कीमत बताई जा रही है। 90 फ्लैट्स उसमें से बेचे भी जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जहां योगी 2.0 की सरकार लगातार अवैध और लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा लगातार जारी है और लगातार इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जुड़ेंगे और इसमें उनसे उनके कार्य के बारे में पूछेंगे और क्या क्या अवैध अतिक्रमण और अवैध जमीन जो कब्जा किए हैं भूमाफिया, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। कैमरा रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित 8 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट अर्का अखौड़ी के आदेश पर दरअसल हाईवे पर स्थित नवदन गांव में दर्ज भूमि को जब्त कर लिया गया है और इस भूमि में पूर्व विधायक के अलावा उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र और बेटा विष्णु मिश्र और बहू रूपा के नाम दर्ज हैं। पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान भूमि पर मुनादी कर बोर्ड लगाया गया और बता दें कि जांच के दौरान विजय मिश्र और परिवार के तमाम लोगों के पास अवैध संपत्ति बरामद हुई है। इसके बाद एक एक कर संपत्ति को जांच परख के बाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी क्रम में एक बार फिर से करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। ये कुख्यात और पेशेवर अपराधी विजय मिश्रा और उसके परिजन जिन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसी पे डीएम भदोई के आदेश से उसकी लगभग उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की पत्नी, उसकी पुत्रवधू और पुत्र के नाम से 3 करोड़ 34 लाख और 37 हज़ार से अधिक की एक ज़मीन है। उस ज़मीन को चूँकि अपराध से जो अर्जित पैसा था उससे उसको खरीदा गया था, इसलिए उस ज़मीन को डीएम भदोई के आदेश से कुर्क किया गया है, जब्तीकरण का आदेश दिया गया है। पुलिस और एसडीएम उसका आदेश का अनुपालन करा रहे हैं। पहले भी इस गैंग के ऊपर जब्तीकरण की कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसी तरह से सख्त कार्रवाइयाँ जो जितने भी पेशेवर माफिया उस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार भदोई पुलिस कर रही है और आगे भी जारी रहेगी। उधर आपको बता दें कि मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दरअसल मदरसों के
सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मदरसों के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगे पर कुछ साबित नहीं हो पाया है। मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है और इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाया कि मदरसों में कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा हो। और जहां तक कि मदरसे के उलेमाओं की बात है तो देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भागीदारी उन्होंने ही दी है। सरकार मदरसों का सर्वे कराए लेकिन उसमें कोई गलत सोच ना हो, साफ मन से सर्वे होना चाहिए। अगर मदरसों को ऐड देने के लिए किया जा रहा है तो फिर ठीक है। मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा सांसद ने कहा कि अपराध मदरसे में रहने वालों ने किया है तो फिर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी, और जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें जेल भेजकर दूसरे लोगों को मदरसे सौंप देने चाहिए। वहीं मथुरा के गांव महरौली में दरअसल एक ग्रामीण के सनसनीखेज आरोपों ने खलबली मचा दी है। आरोप है कि ग्रामीण के घर में घुसकर धमका रहे हैं कि या तो अपना धर्म बदल लो या फिर गांव को छोड़ दो। तेजराम ने आरोप लगाया है कि 25 जुलाई को गांव के ही उनके प्लॉट में खड़े पेड़ों को जबरन काट लिया था, और यही नहीं गांव के एक अन्य गोवर्धन के खेतों की जो मेड़ को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत की तो आरोपी नाराज हो गए और उसके घर में घुस आए और मारपीट करते हुए कहा कि वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं पड़ोसियों ने बचाने का प्रयास भी किया तो उन्हें भी धमका दिया गया। आरोप यह है कि हमलावरों ने उससे कहा कि ये हमारा गांव है और हम यहाँ 90% हैं और यहाँ हमारे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के हालिया प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया, जहां पर मंत्री जी ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की राजधानी का नाम पूछा, लेकिन कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे मंत्री जी के सवालों का जवाब तक नहीं दे सके, जिस पर के मंत्री ने स्कूल के अध्यापिका को बुलाकर बच्चों के सामने ही फटकार लगाना शुरू कर दिया और कहा कि जैसे आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं वैसे ही इन बच्चों को भी पढ़ाइए। जिस पर शिक्षिका ने बोला कि हम बच्चों को सब पढ़ाते हैं लेकिन आपको देखकर शायद बच्चे बोल नहीं पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, पढ़ाने वाले अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। कक्षा 3 का बच्चा अगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले पा रहा है तो इसका मतलब है कि स्कूल में खानापूर्ति की जा रही है और ऐसे शिक्षक को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और साथ ही शाही इमाम मस्जिद को हटाने के लिए अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। सभी दावेदारों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में हुए समझौते की कोर्ट में चैलेंज किया है और इस समझौते को गलत बताया है। दावेदारों ने कहा है कि जमीन का असली मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने समझौता किया गया था जिससे समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र लगाया है और उन्होंने कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा और उसमें सुनवाई में देरी हो रही है, तो उनके दावे को अन्य किसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि दावे पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। वहीं अदालत ने के नो वर्क होने के चलते मामले में टल गई है और सुनवाई अलग अलग भागों में अलग अलग तारीख पर होगी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा के दावे में 9 सितंबर और अनिल त्रिपाठी, पवन शास्त्री के दावे पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। हमारा कहना यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी त्वरित सुनवाई होना आवश्यक है या इसकी अलग से न्यायालय की एक बेंच गठित की जाए, जैसा कि अयोध्या के मामले हुआ था वहाँ भी अलग से बेंच गठित की गई थी और प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण कर दिया। आज कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 9 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। 9 सितंबर को इसकी विधिवत सुनवाई होगी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इसका ट्रांसफर करके किसी सक्षम कोर्ट में, एडीजी कोर्ट में या स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अपने यहाँ सुने और इसके लिए अलग से बेंच गठित हो जाए तो बहुत अच्छा है।
उधर गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त से चोरी की 15 बाइक बरामद की गई है। साथ ही एक तमंचा, 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। दरअसल इनका एक साथी पुलिस गिरफ्त से फरार है। हालांकि पुलिस जल्द ही बाबू की गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। विधानसभा भर्ती समेत अन्य भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा देहरादून के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बद्रीनाथ विधायक, 7 प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महरा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने राज्य सरकार से उत्तराखंड विधानसभा में हुई अब तक की सभी भर्तियों की जांच की मांग की है और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष दोनों ने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को जांच के लिए पत्र लिखा है, जिससे कि साफ हो गया है कि विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई है। वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गणेश महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आज भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश का हर एक नौजवान और बेरोजगार न्याय की गुहार लगा रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करेगा जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बीजेपी सरकार से जनता नाराज है, क्योंकि हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने दल और स्वार्थ के क्षेत्र के परिसीमन और आरक्षण में जो गड़बड़ की है वो सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया है। हरीश रावत ने विश्वास जताते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। जिन लोगों ने गलत किया है बाबा उनको दंडित करें और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे प्रतीक्षारत हैं, उनको काम मिले, उनकी नौकरियां लगें, वो आगे बढ़े। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? घोषित की गई है, क्या कहने देंगे? हरिद्वार के लोग इस समय भाजपा को दंडित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परिसीमन में और आरक्षण में गड़बड़ की है, अपने दलीय स्वार्थों के लिए लोगों चीज़ों को उलझाया है, उससे हरिद्वार और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत नाराज हैं। उधर राजधानी देहरादून स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के समस्त जिलों से आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी मंच के उपाध्यक्ष मयंक शर्मा ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान किस तरह दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा आज के समय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांग भी करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अलग योजना बनाई जाए, साथ ही उनके उत्तराधिकारियों को भी योजना में भागीदारी दी। उधर भारी बारिश के दौरान हल्द्वानी शहर में जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु डीएम नैनीताल ने एक समिति गठित कर दी है। समिति संपूर्ण शहर में जलभराव के निस्तारण हेतु योजना बनाएगी। हल्द्वानी शहर में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने हेतु समिति का गठन किया है और इस समिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, नगर मजिस्ट्रेट, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, सिंचाई और रुनीवी के अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी के मुताबिक हल्द्वानी में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। बरसात के समय नहरों के ओवरफ्लो का आकलन और वॉकवे मॉल साथ ही
कलसिया नाले के बीच कैचमेंट एरिया, शहर के जलभराव आदि क्षेत्रों का सर्वे कर कार्य योजना जल्द तैयार की जा सकती है। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्य को ऐसे नाले और नहरों के चुनाव गौला नदी में मिलते थे, किंतु वर्तमान में अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। उन सभी नालों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन जो वर्षा होती है तो उसमें जो आकलन अभी हम लोगों ने किया है, अभी 10 mm बारिश अगर प्रति घंटा होती है तब तक की तो कैपेसिटी आपके नालों की, नहरों की है कि आपके शहर में जलभराव की स्थिति नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा बारिश होगी तो आपके शहर में जलभराव की स्थिति आएगी। इसलिए अगर फ्यूचर में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें बिना जलभराव की स्थिति हो, इसके लिए जो कमेटी बनाई है तो उनको यही कहा है कि जगह जगह हमें जो भी बरसात का पानी है उसको गौला में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। वहीं हरिद्वार लक्सर के अकोड़ा कला गांव निवासी कुसुम देवी पर एक मगरमच्छ ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे गांव के निकट स्थित तालाब के किनारे चारा काट रही थी। मगरमच्छ ने कुसुम के एक हाथ को काट दिया और उसे तालाब में खींचने की कोशिश की, लेकिन कुसुम ने साहस का परिचय देते हुए दूसरे हाथ से मगरमच्छ पर दराती से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इसी बीच कुछ ग्रामीण भी वहां आ गए और उन्होंने मुश्किल से उसकी जान बचाई। ग्रामीणों ने घायल कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जनता टीवी के साथ।